नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, जय श्री राम। मैं हूं आज आपका होस्ट। और आज का हमारा टॉपिक है शुड रिजर्वेशन इन इंडिया बी बेस्ड ऑन कास्ट और ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ है ऋषिकेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आज मैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के पक्ष में बात करने आया हूँ। और हमारे साथ है अनुज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आज मैं यहाँ एक सिंपल बट कंट्रोवर्शियल बात कहने के लिए हूँ। रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस बेसिस पे होना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो इक्वालिटी के लिए जरूरी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इक्वालिटी के नाम पर इनइक्वालिटी कब तक चलेगी? क्या आज भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है या इनकम बेस्ड स्ट्रगल ज़्यादा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 और 16 के क्लॉज 4 में रिजर्वेशन को टेम्पररी सॉल्यूशन के रूप में दिया गया था। पर आज 70 साल बाद ये टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट पॉलिटिकल टूल बन चुका है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो आज मैं यही यहाँ पे इसी बात पे बात करूंगा कि इकोनॉमिक के रूप में रिजर्वेशन देने के क्या क्या बेनिफिट है ओवर कास्ट। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले रुख करते हैं ऋषिकेश का कि ऋषिकेश, आपका क्या मानना है? तो मैं शुरू करूंगा कि हमारे भारत में, हमारे समाज में कई वर्षों से कास्ट का एक गहरा प्रभाव रहा। कुछ जातियों और समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा अत्याचार सहे हैं। रिजर्वेशन का सिस्टम इन पीछे रहे समुदायों को बराबरी का मौका देने के लिए लाया गया था। रिजर्वेशन से उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरियों और नेतृत्व में हिस्सा लेने की अवसर मिलता है, और जो पहले उनके लिए करीब असंभव था। यह सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए लाया गया है और उसके लिए मदद करता है भारत को एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए। इसलिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमारे समाज की दशा को सुधारने, अत्याचारों को रोकने और सभी को एक बराबर अवसर देने के लिए लाया गया है। जैसा कि अनुज ने कहा था कि समय इन कास्ट से हमें कब मुक्ति मिलेगी, इन इनइक्वालिटी से हमें कब मुक्ति मिलेगी। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि कास्ट रिजर्वेशन इसी मुक्ति को लाने के लिए लाया गया था। वो एक सिस्टम की गलती है जिस पे आगे हम बात कर सकते हैं कि कैसे ये अभी तक हुआ नहीं है और कैसे उनके हिसाब से कहे तो एक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस बेस्ड रिजर्वेशन ये ला सकता है। और मैं ये सुनना चाहूंगा कि ये कैसे आता है, जबकि ये इन 70 साल कहे तो 2000 साल से ये कास्ट सिस्टम चल रहा है, और ये 70 साल या 75 साल से इंडिया आज़ाद होने के बावजूद जब तक ये कास्ट बेस्ड सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम ये चेंज नहीं ला पाया है, तो ये इकोनॉमिक बेस्ड सिस्टम कैसे चेंज लाएगा। मेरा ऋषिकेश से एक सवाल है कि जैसे मानिए कि आपने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को इतना अच्छा से समझाया, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि क्या ये कास्ट बेस्ड जो सिस्टम है, रिजर्वेशन है, क्या ये समाज में एकजुटता या फिर बोले तो एक फेयरनेस लाता है? अगर मानिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पेड़ है, ठीक है, और वहां पे एक मैनेजमेंट कमिटी बैठा हुआ है और बोल रहे हैं कि हम लोग एक फेयर चीज कंडक्ट करेंगे, सबको पेड़ पे चढ़ना है, ठीक है। लेकिन नीचे जो है वहां पे हाथी है, सांप है, बंदर है, बाघ है, लेपर्ड है। तो आप बताइए इस एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए कि क्या ये कास्ट रिजर्वेशन समाज में एक एकजुटता और फेयरनेस को बढ़ावा देता है या नहीं? तो मेरा ये कहना है कि जैसे वो पेड़ वाला मैनेजमेंट है और नीचे अलग अलग तबके के लोग हैं, जैसे हाथी, कुत्ते, बंदर, लेपर्ड एक्सेट्रा, जिनमें में बंदर, लेपर्ड ये सब थोड़े ऊंचे वर्ग के लोग हैं जो इस मैनेजमेंट के ऊपर तक जा सकते हैं। अब बात आती है कुछ लोगों की, जैसे समझ लीजिए मछली का एग्जांपल लेते हैं, वो पेड़ पे नहीं चल सकती। इन्हीं मछली जैसे लोगों को जो इतने नीचे रह गए हैं ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी जैसे मुद्दों की वजह से फ्रॉम दी अपर कास्ट, उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया कि इन मछलियों को वो सपोर्ट दिया जाए कि वो उस पेड़ पर चढ़ सके और अपने आप को इक्वली रिप्रेजेंट कर सके। चलिए चलिए, अब आगे बढ़ते हुए हम इस बात पर अनुज से उनका राय जानते हैं। जैसे कि ऋषि ने कहा कि दिया गया है कि वो उन्हें ऊपर लाएगा, लेकिन सर इसका ये मेन मतलब ये होना चाहिए कि अगर हम लोग आज 30 करोड़ आदमी को दे रहे हैं तो 10 साल बाद हमें 20 करोड़ आदमी को देने, फिर वैसे जाने के बाद 10 करोड़, ऐसे करके एक दिन सब इक्वल हो जाएंगे। लेकिन बट हो उल्टा रहा है, उल्टा बढ़ाया जा रहा है। और मेरे मेरे हिसाब से अगर कोई
ये मतलब सिस्टम फॉल्ट है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसे अपडेट की जरूरत है। अनुज, आपसे मेरा ये सवाल था कि क्या इंडिया कभी भी इक्वालिटी को अचीव कर पाएगा अगर वो कास्ट रिजर्वेशन बेस्ड कंटिन्यू रहा तो? देखिए, अब कर पाएगा कि नहीं ये अभी कहना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसी व्यवस्था जहाँ पे पहले से ये इनइक्वल किया जा रहा है, उससे तो ये बेहतर है कि सब कास्ट बिना किसी रिलीजन, बिना किसी कास्ट डिफरेंस के अगर ये रिजर्वेशन का प्रॉफिट उठा सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है मेरे नज़र में। अच्छा, एक और बात बताइए कि आपने बोला कि आप जो है इस टॉपिक में देखें, तो आप जो साइड 2 में थे कि इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, तो आपका क्या डेफिनेशन है इकोनॉमिक बेस्ड का? जैसे ऋषि ने बताया कि कास्ट बेस्ड ये सब है, तो आपके हिसाब से इकोनॉमिक बेस्ड आप कैसे डिफाइन करना चाहते हैं? इकोनॉमिक बेस्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि गरीब कभी कास्ट के हिसाब से नहीं होता। देखा जाए तो अमीर अमीर दोनों जगह है और गरीब भी दोनों जगह। 2024 के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार 129 मिलियन इंडियंस एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे, मतलब कि हर दिन 181 रुपये से भी कम गुजारा करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एक कास्ट सबसे बड़ा फैक्टर है, तो एक रीच रीच भी नहीं कहिए, अगर अगर अपर मिडिल का एससी जो अपने अच्छे से घर में एसी में है, और एक बैकवर्ड जो अपने छोटे से घर या फिर आप झोपड़ी कह लें, ये मतलब बैकवर्ड मतलब मेरा अपर क्लास बट लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, तो कहाँ से प्रिविलेज हो गया और वो एससी एससी कहाँ से बैकवर्ड हो गया? का ये कैसा जस्टिस है? इस हिसाब से मेरे अनुसार इनकम बेस्ड रहने से कोई भी, कोई जात का भी, कोई भी रिलीजन का भी इसका प्रॉफिट या फिर बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, तो आपकी बातों से तो डेफिनेशन समझ आया। अच्छा ऋषिकेश, आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारे इंडिया में? जरूर कर सकता है और करता भी है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल इसे मतलब थोड़ा विस्तार में समझाता हूँ। जैसे इंडिया में टोटल 70 to 75% पॉपुलेशन है, वो निचले तबके के हैं, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी। उसमें से जैसे अनुज ने कहा कि हाँ कुछ हो सकते हैं एसटी, एससी, ओबीसी के भी, जो बहुत अमीर है, बहुत ऊंचे मतलब पद में है, जो जिनके पास पैसे है, लेकिन वो रिजर्वेशन का गलत फायदा उठा सकते हैं। तो सर इसी सर चीज को कुछ टैकल नहीं करने सर, के लिए सर एक सेकेंड। बोलिए सर। मैं पर्सनल लाइफ एग्जांपल बता रहा। एक एक मेरा मित्र है जो कि ये ओबीसी है, उसके पापा भी यस। ओबीसी है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट निकालने में 6 साल लग गए। तो आप समझिए कि कौन फायदा उठा रहा। हाँ, मैं समझता हूँ कि लेकिन यहाँ तो फॉल्ट सिस्टम का है ना। आप देखिए, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप बोल रहे हैं कि हम इनकम बेस्ड करेंगे, तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी तो उसे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जैसे उसे फिर कास्ट भी इंडिया में सर्टिफिकेट बनाने में करनी पड़ी। इनकम इनकम सर्टिफिकेट बनाना ईजी है। इनकम सर्टिफिकेट मैंने बनाना यहाँ ईजी है। मान लीजिए 2 महीने में आपका बन जाएगा, लेकिन ठीक है। वो कास्ट हाँ। सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पूरा फैमिली का ये देना पड़ता पर अनुज, ये हाँ। तो एक इनइक्वालिटी को भी तो बढ़ावा देगा। अगर कोई आसानी से इनकम सर्टिफिकेट अपना बना सकता है, तो फिर तो आप सोच लीजिए कि ये तो और मतलब अपने देश को नेक्स्ट लेवल पीछे ले जाने का कार्य हो सकता है कि हाँ, मतलब कोई जो वही अमीर वही तबका का मैं बोलना आदमी है चाहता हूँ। वो भी बना है। हाँ, जो सकता है। आसानी सर, जो आसानी से इनकम बना सकता है ना, वो आसानी से कास्ट सर्टिफिकेट कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक एसडीओ का साइन है। हाँ, अगर तो आपको वही एसडीओ तो से बात जान है, पहचान वही है तो आप यहाँ। एससी भी बना सकते हैं, आप इनकम भी बना सकते हैं। ठीक है, नहीं। अगर नहीं लगता, नहीं है, तो आपको इनकम बनाने के लिए सिर्फ एक काम चलता है, सैलरी स्लिप। और वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत लंबा घुरा सकता है। अच्छा, माफ आपने कीजिएगा तो अनुज, हम ग्राउंड लोग रियलिटी की यहाँ बात पे, की। नहीं नहीं माफ कीजिएगा, हम लोग यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बनाने का यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, और आप उसका कोई यूट्यूब का ट्यूटोरियल नहीं दे रहे हैं। हम बस ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग इनकम सर्टिफिकेट इजीली बना पा रहे हैं, तो क्या ये एक मिसमैनेजमेंट नहीं होगा? ये अगर हम लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को अगर रिप्लेस करें, तो क्या जिस हिसाब से कास्ट बेस्ड का यूज हो रहा है, उस हिसाब से क्या लोग इसका भी यूज नहीं करेंगे? तो हम इसको कैसे बेनिफिशियल मान सकते हैं? वो तो यूज करेंगे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं करेंगे, लेकिन वो तो सिस्टम का फॉल्ट है। हाँ देखिए, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, इक्वालिटी सुनिए तो मेरा बात। मैंने मैंने मेन बोल रहा हूँ इक्वालिटी के। अभी जो आपने क्वेश्चन था कि इक्वालिटी रहेगा कि नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो इसी पे मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, जब आपने ग्राउंड रियलिटी की बात की, तब हम आइडियल सिचुएशन से दूर भाग रहे हैं। अब यहाँ देखें तो इंडिया में बहुत करप्शन है, यहाँ कुछ चीज आइडियली नहीं चलती जैसा पेपर में लिखा रहता है। तो हम जिस टॉपिक पे बात करें वो भी एक आइडियल सिचुएशन के अंडर आती है। जब आप ग्राउंड रियलिटी को बीच में लाएंगे, तो फिर ना तो इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन काम करता है, ना तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन काम करता है, दोनों में करप्शन उतनी ही है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हम थोड़ा आइडियली इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं।
ये जो ग्राउंड रियलिटी की बात आती है वो तो फिर कंक्लूजन में वही है, कंक्लूजन वही निकलता है कि ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना तो कोई कुछ कर सकता है। तो मैं जहाँ था लेकिन कि मेरा बोलिए। एक और सवाल है आप लोग से कि ऋषिकेश हम लोग कब तक, ऐसे पहले हम लोग अपना एक वीडियो शूट किए थे जिसमें था हम लोग का वीडियो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी और स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है। तो हाँ मैं ये आप हम लोग कब तक अपने भी अपना जो निजी दोष है उसको सरकार का फॉल्ट बोल के दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मानिए कि एज ए एस्पिरेंट सोचते हैं, ठीक है, कि मतलब कोई जनरल कास्ट का बंदा है, लगा है दिन रात अपने सारे फैमिलीज का प्रॉब्लम को साइड रख के सारा अपने ड्रीम सब भूल भाल के लगा हुआ है बंदा, और फिर जाता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम देने। उसके बाद उसको क्या पता चलता है कि जितने तक में उसका अगर कट ऑफ बन रहा है उससे कम कट ऑफ में कुछ लोग आराम से आईआईटी सब में जाके एडमिशन ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक भी हम सही मानते हैं कि चलिए वो लोग जो आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि उन लोग को पहले तंग किया जाता था, पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। चलिए मैं यहाँ तक सरकार का, आप सभी का, और जो जो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सब है उनका सपोर्ट करता हूँ। लेकिन यही लोग जो रिजर्वेशन लेने के बाद जो हम लोग आज जो जनरल कास्ट उतना मेहनत करके वहाँ आईआईटी सब में जा रहा है, उसके बाद भी वहाँ उन लोग को 10 लाख पे करना पड़ रहा, और ये एससी एसटी जो इतने कम के, आई थिंक मेरे ख्याल से ये लोग को कुछ पे नहीं करना पड़ता, उसके बाद भी वहां जाके अपने वही न्यू गाड़ी ले जाके सब फ्लेक्स करना, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक हम लोग इसको अपना फॉल्ट, सरकार का तो फॉल्ट है ही, लेकिन सरकार का फॉल्ट छोड़ अपना फॉल्ट क्यों भूलकर हम लोग सरकार का फॉल्ट को पॉइंट आउट करते हैं? कहाँ तक सही है, आप ही देखिए, बताओ। सुनिए सुनिए, आपने यहाँ एक आइडियल जनरल कैटेगरी के लड़के का एग्जांपल दिया, जो मतलब जिसका घर मिडिल क्लास का है, जो तैयारी कर रहा है, जो जाकर पढ़ रहा है, कट ऑफ निकाला, लेकिन वहाँ पे एक एससी एसटी का कोई बंदा उससे कम कट ऑफ में ड्यू टू रिजर्वेशन आईआईटी में चला जाता है। जब आपने यहाँ जनरल कैटेगरी वाले एक लड़के का आइडियल एग्जांपल दिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप एसटी उस जो जिसने इसका सीट छीना है आपके हिसाब से, उसका भी आइडियल एग्जांपल देना चाहिए। वो एसटी एससी ओबीसी का बंदा जिसके घर में खाने का राशन नहीं है, जिसकी फैमिली पॉवर्टी लाइन, ऑलमोस्ट पॉवर्टी लाइन या उसके नीचे रहती है, वो मेहनत करके ड्यू टू रिजर्वेशन ही सही अपना एक हक जमाता है, और जिसके वजह से जिसके उसके पास तो उसे घर चलाने के पैसे नहीं है उसके फैमिली के पास, तो उसका पढ़ाने का पैसा कैसे भरेगी? तो फिर उसे सर पैसे नहीं देने पड़ते हैं। सर आपके सुनिए अनुसार तो मैं, फिर फाइनेंशियल हो जा हाँ, रहा। हाँ, तो वही वही बात है, फाइनेंशियल तो हो जा रहा अरे है। जब वही तो देखिए बात, इसलिए तो बोल रहा फाइनेंशियल कर लीजिए। फाइनेंशियल क्राइसिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से ही आती है इंडिया में। इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली वीक रखा जाता है, उन्हें कमाने का मौका नहीं दिया जाता। कोई बंदा कहीं कमाने जाए तो उसे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करके, दलित बोल के, उसे मार पीट करके, उसे मतलब मैं क्या बताऊं कि यूपी का, मतलब थोड़े दिन पहले के यूपी का कहानी है। वहाँ एक चोरी हुई जिसे किसी को पता नहीं कि कौन बंदा किसने चोरी की, बस वहाँ पे एक दलित था तो उस पर इल्जाम लगा के उसे मारा पीटा गया, उसे यूरिन तक पिलाया गया अपर हाँ तो कास्ट वाले के द्वारा। ये, या फिर ग्राउंड रियलिटी, आप हाँ अभी तो आइडियल मतलब, बोल रहे हैं फिर ग्राउंड चल जा रहा है। तो फिर आपने भी तो आइडिया फाइनेंशियल की बात की, तो मैं भी वही सर बता रहा हूँ 100 कि में फाइनेंशियल क्राइसिस। 5 केस ऐसे हैं, बहुत बेसी 10 है, 90 अभी अब ठीक हो गया। देखिए मैं समझ रहा हूँ, मैं प्रेम के सवाल के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। मैं आइडियली बात कर रहा हूँ कि मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस उनके पास आई है, जो सीट छीनी गई है, वो मतलब जरूरी नहीं है कि हर सीट उन्हीं, मतलब क्या बोलते हैं, फेक एसटी ओबीसी द्वारा छीनी जाती है। हाँ, बहुत सारे हैं केस। चाहे तो अभी हम भी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो एक एससी एससी ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के किसी का सीट छीन सकते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब प्रेम ने आइडियल एग्जांपल दिया जनरल कैटेगरी वाले को, तो मैं आइडियल एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वो एक ओबीसी एसटी कैटेगरी का आइडियल एग्जांपल हो दे। जब बात वहां चल जाती है फेक बनाने की, तो फिर वहां तो सारे चीज गंडगोल हो जाते हैं ना। वहां पे आप तो ना तो आपका पॉइंट वैलिड रहता है, ना मेरा पॉइंट वैलिड रहता है, हर चीज में एक्सेप्शन आ जाती है। अनुज, अनुज आपका क्या कहना है? आपका इस पे क्या ओपिनियन, जिस हिसाब से इन्होंने वो एक आइडियल जनरल कैटेगरी बच्चा जो 10 अपना कंपटीशन तैयारी करने के बाद उसको पास आउट करने के बाद भी 10 लाख उसको पे करना पड़ रहा है, और जो एस सी एस टी है वो रिजर्वेशन के तौर पे उनको एक तो सीट मिल ही रहा है प्लस ट्यूशन फी वेवर भी हो जा रहा है। तो आपका क्या राय है इसके ऊपर? सर आइडियल, अब 70-75 साल भी आइडियल अगर बात करें तो सिस्टम रहने का फायदा नहीं, पहली बात। और नेक्स्ट बात जो आप बोल रहे हैं कि घूम रहा है तो ये गाड़ी में, वो सिर्फ एस सी एस टी वाला नहीं हो सकता, जनरल वाला भी हो सकता है, जैसे ऋषिकेश ने बोला कि फेक सर्टिफिकेट बन। मैं यही बोलना चाहूंगा प्रेम कि आपका एग्जाम्पल मतलब रियलिटी को टच करता है, पर जो हमारे डिबेट से रिलेटेड है उस पे ये खड़ा नहीं उतरता। तब तब ऐसा हाँ होगा कि हम और अनुज जो ऋषिकेश, डिबेट कर रहे हैं। आप हाँ, आपने बोला था कि मैक्सिमम जो गरीब है
वो ये SC ST OBC में भी बिलोंग करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जो ST OBC के लोग हैं, जो मैक्सिमम देश की जनता है, जो 70-75% रहती है, उस जैसे अगर जनता मैक्सिमम होगी तो नंबर ऑफ गरीब भी उसमें मैक्सिमम होगी। तो मैं यहाँ से आ रहा था। तो मैक्सिमम गरीब होंगे तो आप डायरेक्ट इकोनॉमिक बेसिस क्यों नहीं करना चाहते? उससे क्या प्रॉब्लम? मैं इस अगर आइडियल देखिए, बेसिस पे अगर आप हर चीज आइडियल पे देख रहे हैं तो आइडियल इकोनॉमिक बेसिस देने में क्या प्रॉब्लम? इकोनॉमिक बेसिस देने में यही प्रॉब्लम है कि हाँ, मतलब बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक बेसिस डालो कि तो ऐसे सब कैटेगरी के सबके मतलब वो हो जाएंगे। वही क्या तो मैं बोलते हैं, बोलना मतलब चाह रहा हूँ। रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ, देखिए नहीं, अगर मैं समझ अगर रहा कोई अपर कास्ट है, अगर उसके पास पैसे हूँ। नहीं है तो उसको भी हाँ, उतने ही प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे जितना कोई SC ST झेल रहा है। हाँ, अगर आप आइडियल केस ले रहे हैं तब हाँ, तो सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से यही है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं। पर जब इम्प्लीमेंट करते हैं कोई चीज़, कोई लॉ को, तो ऑन पेपर नहीं, ऑन ग्राउंड, तो वहाँ पे हमें आइडियली नहीं देखना होगा। मैं आइडियली अभी तक इसलिए बात करते आ रहा था क्योंकि जो अभी क्वेश्चन था हमारा, वो थोड़ा मतलब हमारे टॉपिक से भटक रहा था, जिसमें ना तो हमारा कोई ओपिनियन, ना तो आपका कोई ओपिनियन कुछ कर सकता। जब वहाँ बात आती है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटा के इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन लाने की, क्योंकि अधिकतर जनता वो है, गरीब है, तो यहाँ बात यही आ जाती है कि अगर एक अपर कास्ट वाला बंदा, अगर आप आपके बात माने इकोनॉमिक बेस्ड कर दो, एक अपर कास्ट वाला बंदा को भी, मतलब जो गरीब है, और एक लोअर कास्ट का बंदा जो गरीब है, दोनों को नौकरी मिली, दोनों एक जगह है, दोनों मतलब काम कर रहे हैं, तब वहाँ पे ये होगा, क्योंकि तब वहाँ पे ये होगा कि जो अपर कास्ट का बंदा है, जो वो गरीब है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, और भी जो है उसके साथ गली गुली, वो उस लोअर कास्ट के बंदे को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। बात वहाँ आ जाती है, बात यहाँ गड़बड़ा जाती है, क्योंकि मतलब इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन ला सकते हैं, पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म नहीं होगा, इक्वालिटी आएगी ही नहीं कभी। दिक्कत यहाँ आती है। तो अभी कौन सी आ जा रही हो? वही तो प्रॉब्लम अभी भी है ही। हाँ, तो प्रॉब्लम तो कम अभी से भी कम है, हम आइडियल प्रॉब्लम। केस में इक्वालिटी दिखा सकते हैं। और मेन प्रॉब्लम जो आपने बोला है कि दोनों सेम जगह पे आ जाए तब भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो अभी भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन मिलने के बाद भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जितने हाई पोस्ट है इंडिया इंडिया में, मैक्सिमम गवर्नमेंट में, वो अपर कास्ट के पास है। सॉरी अनुज, एक बार आप अपना पॉइंट रिपीट कर सकते हैं। आपने जो अभी बोला है कि अगर दोनों को रिजर्वेशन देंगे और दोनों एक जगह आ जाएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हम्म, होगा। तो हम्म, आज भी मैक्सिमम जितने भी अपर पोस्ट है इंडियन गवर्नमेंट में, वो हाँ, मैक्सिमम कवर्ड है ब्राह्मण और क्षत्रिय से, जो कि अपर कास्ट कहलाते हैं। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है। मैं ये नहीं बोला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। और मैं बस ये पॉइंट बता रहा चाहता हूँ कि मतलब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अभी के लिए इस देश के लिए सही है, उसे आप तुरंत या मतलब आने वाले सालों में इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन से रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं वहाँ जाऊँ, डिस्क्रिमिनेशन तो अगर आप इकोनॉमिक बेस्ड करके भी लाए तो वहाँ भी होगा। अगर एक पोस्ट में या एक ऑफिस में कहीं भी एक गरीब तबके का रिजर्वेशन हो, गरीब तबके के आदमी का रिजर्वेशन हो के उसे नौकरी मिली वहाँ पे, सपोज कीजिए, तो वहाँ बाकी जो कलीग होंगे उसके तो उससे तो कंपेरेटिवली अमीर ही होंगे, रिजर्वेशन से तो नहीं आए, तो डिस्क्रिमिनेशन तो वहाँ पे भी होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, कास्ट बेस्ड नहीं होगा, इकोनॉमिक बेस्ड होगा। हाँ, तो ये जोड़ने ये की जो बात है, हमारा कास्ट बेस्ड मोटो है। रिजर्वेशन इंडिया को मेरिट वर्सेस कोटा की लड़ाई में फंसा देता है। कोटा की लड़ाई में इसलिए फंस रहा है क्योंकि कुछ जातियों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, कुछ धर्म में मिल रहा है, कुछ में नहीं मिल रहा। इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन रहने से सबको मिलेगा, तो ये कोटा और मेरिट की लड़ाई नहीं होगी। क्या हम वैसा देखिए, भारत चाहते हैं जहाँ एक स्टूडेंट अपने सुन, कास्ट पे प्राउड हो, जहाँ वैसे लोग अपनी मेहनत पे प्राउड करें? और एक मेन प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, ये इकोनॉमिक बेस्ड हो या फिर आपका कास्ट बेस्ड। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जितने भी स्टाफ्स हैं उनका भी सिलेक्शन इसी बेसिस पे। तो आप सोच रहे मेडिकल जैसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जगह, एक इंसान जिसका 90% है उनका सिलेक्शन ना हो तो 40% वालों का सिलेक्शन होना, कहाँ तक सही है? ठीक है, हाँ, वो सेम भी आप पॉइंट गवर्नमेंट है कि स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकें, नहीं, क्योंकि हाँ, एजुकेशन मतलब कितना आपका बात इंपॉर्टेंट है सही वो तो। है। देखिए, मेडिकल फील्ड जहाँ होती है, वहाँ पे तो जरूरी नहीं है कि मतलब जो 40% वाला बंदा है, जो मतलब हर समय SC OBC या कोई भी लोअर कैटेगरी का बंदा मतलब 40% ही लाके होए, मतलब वो केस आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं डिनाई कर रहा हूँ उससे कि ऐसे ऐसे बातें नहीं होती, और सर होती है, वो आते हर हैं, जगह वही तो होती है। मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है, ये दोनों में होगा, इकोनॉमिक बेस में भी होगा
और आपका कास्ट बेस में हाँ, होगा, ये एक प्रॉब्लम तो है। तो दोस्त आप मुझे बताइए कि अगर आप इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन करें, वहां भी बंदा का 40% लाए, तो वो एक 90% बंदा को रिप्लेस तो कर ही सकता है। वहां पे तो ये तो वही तो प्रॉब्लम हल नहीं होती। मैंने पॉइंट आउट, ये हमारा वीडियो अंत की तरफ जा रहा, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया। बाकी देखिए देखिए इकोनॉमिक बेस में सुनिए, सिर्फ एक अच्छी बात है कि इक्वालिटी रहे। ये देश जब तक सुनिए ट्रूली इक्वली नहीं कहा जा सकता, जब तक रिजर्वेशन कास्ट के नाम पे मिलता रहेगा। देखिए देखिए कास्ट सुनिए डिवाइड मेरा बात। करता हम लोग तब को। तक भी नहीं कहा जाता जब तक वो इकोनॉमिक बेस के हिसाब से मिलता रहेगा। सरकार को इसके लिए कुछ अलग ही मतलब नए कानून लाने होंगे। रिजर्वेशन जरूरी नहीं है कि रिजर्वेशन ही सबको इक्वालिटी दे। इक्वालिटी के लिए ओनली रिजर्वेशन जरूरी नहीं है, रिजर्वेशन के साथ और भी बहुत सारी चीजें, मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं। सर रिजर्वेशन उनसे उनको प्रॉब्लम नहीं है जो कि बहुत अमीर है, मतलब अपर कास्ट में भी अमीर है। प्रॉब्लम उनको होता है जो लोअर मिडिल क्लास में है, उनको मेन दिक्कत होता है। जिनके पास बीघा में जमीन है, उनको नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब, और रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मतलब और जहाँ और जब तक ग्राउंड रियलिटी की रिजर्वेशन बात रहे आती है तो। हाँ, ये जब तक रिजर्वेशन रहेगा, हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी जो धर्म के नाम पे बांटे, कास्ट के नाम पे बांटी, अपनी राजनीति की रोटी सेकेगी और फिर चल जाएगी। हाँ, बात तो यही है कि आखिरकार सारे मैटर वही सरकार के डिसऑनेस्टी पे आ जाती है। जब तक कुछ नहीं चाहेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। अगर वो चाहती तो आज 75 साल में कोई भी सरकार जब तक बनी, पहले चाहे किसी की भी थी, अभी चाहे किसी के भी है, अगर वो चाहते तो रिजर्वेशन की यूज करके ही, अगर आप देखें तो अभी कास्ट और इकोनॉमिक में दोनों रिजर्वेशन यूज करके हमारा सरकार, मतलब सरकार सब कुछ चलाती है। तो अगर वो चाहते तो तब से अब तक भी ये इक्वालिटी आ सकती थी, पर उनको उनको उनका वोट बैंक बढ़ाना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ा के अपना वोट वसूलना है, तो उससे फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो वही मेरा कहना यही है, रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जिनको जरूरत है, ना कि उनको जिनके पास ऑलरेडी सब सब कुछ नहीं तो, मतलब एक क्या एनफ एनफ रिसोर्सेस, एनफ रिसोर्सेस हैं। और इसको कोई भी कास्ट रिलीजियन या फिर कोई भी जेंडर इस सब में डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को हम्म, डिवाइड कर रही है। थैंक यू, जय हिंद। इसके लिए इसके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट में एक नया रूल भी पास किया था, क्रीमी लेयर का, जो रिजर्वेशन पे अप्लाई होता है। पर आज उसका भी कोई ज़्यादा यूज हो नहीं रहा है, जब तक वो कुछ ऑनेस्टली कोई कुछ काम नहीं करता। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब रिजर्वेशन चाहे कोई भी हो, कास्ट बेस्ड हो या इकोनॉमिक बेस्ड हो, जब तक सरकार या जब तक जनता नहीं चाहेगी कि उन्हें इक्वलिटी मिले, उन्हें मतलब उनका देश आगे बढ़े एज कलेक्टिव, तब तक वही कास्ट बेस्ड राजनीति चलते रहेगी। लोग जात के नाम पे वोट देते रहेंगे, और फिर जैसा अभी 75 साल से हाल है वैसा हाल चलते रहेगा। तो ये सर सब सर इकोनॉमिक बेस में कम से कम राजनीति तो नहीं कर पाएंगे? कैसे नहीं कर पाएंगे? कैसे करेंगे? गरीब अमीर अभी भी हो रहा है। हाँ, गरीब अमीर तो अभी कैसे नहीं हो रहा। देखिए, हमारे ओपोजिशन नहीं नहीं जातिवाद नहीं, आप को बताइए, लेकर आज राजनीति चलती आज जितनी पार्टी वो ये बोलती है कि हमारा नेता इस जात का है, उसको वोट दीजिए। कौन नेता आके बोलेगा हम गरीब है, हमको वोट दीजिए? आप फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, आप गरीब है? है। देखिए सुनिए, गरीब है, अगर आप अभी जाति लेकर चलिए, मानिए आप वाला बात हो गया, आप इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन ला दिए, तो जातिवाद समझ लिया खत्म ही हो गया जरा। लेकिन आगे जाकर अभी से 10 साल या 15 साल 20 साल बाद वोट गरीब गरीब और अमीर को लेके मांगा जाएगा। ना कि ये सब बोलेंगे कि मेरा नेता गरीब है। हाँ, भलो नेताजी के पास 100 गाड़ियां हो या जो भी हो, नेता अपना मतलब वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो नहीं दिखाएंगे कि वो इतने अमीर है, तो उनका ब्लैक मनी छुपा है, छुपा ही रहेगा। वो तो आज पता चल जाता है, जैसे मीडिया बिक चुकी है, आगे 20 साल में और बिक जाएगी। अभी जो पता चलता है वो भी आज पता नहीं चलेगा। तो फिर तो डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी नहीं होगी। अमीर तो बस नेता ही बनेंगे, जनता मूर्ख बनते रहेगी। सर कहाँ से छुपा लेगी? कम से कम घर में तो रहे, झोपड़ी में तो नहीं रहेगी। लेकिन जो आपका बात है वो तो फ्यूचर को लेकर है ना, और फ्यूचर अभी भी तो में छुपा ही रहे हैं, जैसा। ऐसी हाँ, बात तो तो अभी नहीं है भी अभी नहीं छुपा ही छुपा। रहे हैं, जो भी है। आपको आपको तो ये नहीं पता होगा कि हमारे देश के प्रधान के पास कितना पैसा है। आपको अंदाजा लगा सकते हैं बहुत पैसा, लेकिन आपको आपके पास तो एक अमाउंट तो नहीं है। हाँ, छोटे नेताओं का अमाउंट हम निकाल सकते हैं, बड़े नेताओं का अमाउंट निकालने में थोड़ा दिक्कत हो गई। और वही तो, जो छोटे आज जैसा आज ग्राउंड का लेवल हालत पे है, जैसे कि इलेक्शन एमएलए है, बस एक जन के नाम एमपी पे। है, हाँ, प्रधान है, ग्राम प्रधान,
काउंसलर हो गए, हाँ हाँ। इन सब के तो रहेंगे तो उसी इलाके में। लेकिन आज तो वोट मांगा जाता है एक जन के नाम पे ना, भले कोई प्रधान हो, पार्टी देखी जाती है और पार्टी का प्रधान देखा जाता है। उससे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। नेताओं को मूर्ख बनाना बहुत अच्छे से आता है। हम जैसे और आप जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते, बस हम ऐसे डिबेट ही करते रह जाएंगे जब तक जनता नहीं सुधरेगी। तो तो अब यही समझ आता है कि यह जो टॉपिक है, यह जो हमारा आज का टॉपिक है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसका मतलब कोई अंत छोर नहीं है, एक तर्क पे वितर्क चलते रहेगा। तो अंत में इसका एक ही समाधान है जो हम सबको समझना चाहिए, या मैं बोलूँ तो यही हमारे शास्त्रार्थ सर्कल का समाधान है कि भारत में आरक्षण का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय को स्थापित करना है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए सुधार इसमें आवश्यक है। सबसे पहले आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इससे आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। दूसरा, आरक्षण की एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए और हर कुछ वर्षों में इसकी समीक्षा होनी चाहिए ताकि जो वर्ग अब सक्षम हो चुके हैं उन्हें इसके दायरे से बाहर किया जा सके। और तीसरा, सरकार को शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ सके और आरक्षण पर निर्भरता न घटे। साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए ताकि कोई इसका गलत उपयोग ना करे। यदि आरक्षण प्रणाली को इस प्रकार संतुलित और न्यायपूर्ण बनाया जाए तो यह वास्तव में समाज में समान अवसर, एकता और प्रगति लाने का सशक्त माध्यम बन सकती है। और सरकार को तथा निजी समाज को यह ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को ज्यादा फोकस और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि जो आप लोगों ने भी बात किया कि नेताओं वोट लेते हैं बेवकूफ बना के, तो अगर लोग गरीब पढ़ेगा तो गरीब क्वेश्चन पूछेगा, और जब गरीब क्वेश्चन पूछेगा तो ये नेताओं से न जवाब निकलेगा, और जब जवाब नहीं निकलेगा तब जाके ये सारे नेताओं के फॉर्च्यूनर से हेलीकॉप्टर लेके सब निकलना बंद हो जाएगा। तो अंत में हमारा वीडियो आज यही समाप्त होता है। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।